जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की एक खबर हमारी सेहत से जुड़ी है। प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए हम आम तौर पर नहीं सोचते कि हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि नई स्टडी ये बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो खून में शामिल हो जाते हैं, अब वो दिमाग में घुसपैठ करने लगे हैं। आशंका है कि ये कण दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामला सेहत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी हो जाता है। वो दुश्मन है, खतरनाक है। वो दुश्मन है, खतरनाक है, फिर भी हर वक्त हमारे साथ है। हवा में, पानी में, कपड़े में, कॉस्मेटिक्स में, ये हर जगह मौजूद है और धीरे धीरे हमारे शरीर में घर बनाता जा रहा है। हम बड़े आराम से बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं और प्लास्टिक बैग में सामान लाते हैं। इसमें सुविधा तो है, लेकिन एक बड़ा संकट भी है क्योंकि प्लास्टिक की बनी चीजों से निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में चले जाते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं। चिंता की बात यह है कि नई रिपोर्ट के मुताबिक खून में शामिल माइक्रोप्लास्टिक दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे बचने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक पर साइंस अलर्ट न्यूज की नई रिपोर्ट क्या कहती है। इसके मुताबिक खून में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक से दिमाग में सूजन और जलन हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ते हुए दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ब्रेन सेल्स मर भी सकते हैं। वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर खून के साथ आने वाले अनवांटेड चीजों को दिमाग में घुसने से रोकता है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक इसे तोड़ते हुए दिमाग में घुस रहे हैं। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक से खतरा सिर्फ दिमाग को नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हल की नई रिसर्च के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक इंसानों की कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी वजह से एलर्जी, थायराइड और कैंसर का खतरा है। शरीर की इम्यूनिटी कम हो सकती है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। यानी प्लास्टिक के जिस खतरे को हम आमतौर पर हल्के में लेते हैं, उसका हमारी सेहत पर गहरा असर है। इसलिए आपका ये समझना जरूरी है कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर या इससे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों में शामिल होते हैं। ये कपड़े, कॉस्मेटिक्स और सिगरेट में मौजूद होते हैं। हालांकि इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना देखना नामुमकिन है, इसलिए प्लास्टिक की बोतल, बियर, हवा, पानी का नल या चीनी के माध्यम से शरीर में जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक का हमें पता नहीं चलता। जबकि एक रिसर्च के मुताबिक लोग हर साल करीब 1 लाख माइक्रोप्लास्टिक के कण निकल जाते हैं। खान पान के जरिए ये कण लिवर तक पहुंचते हैं और फिर खून में मिल जाते हैं। सांसों के जरिए ये कण हार्ट से लंग्स और फिर खून तक चले जाते हैं। 2022 में इंसान के खून में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला था, लेकिन अब शरीर पर इसके असर को लेकर चिंता ज्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह भी साफ है। प्लास्टिक का उत्पादन और उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कुछ पाबंदियों के बावजूद रोजमर्रा की चीजों में प्लास्टिक मौजूद है। यहाँ तक कि साबुन, टूथपेस्ट और डिओड्रेंट में टेक्सचर देने के लिए माइक्रोप्लास्टिक मिलाया जाता है। लिपस्टिक और लिप बाम में भी ये मौजूद है जो इस्तेमाल किए जाने पर सीधे पेट में जाते हैं।
आमतौर पर लोग माइक्रोप्लास्टिक और इसके खतरे से अनजान हैं, लेकिन जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए ताकि प्लास्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माइक्रोप्लास्टिक से दिमाग को होने वाले नुकसान पर हमने बात की डॉक्टर समीर कालरा से। ये जो है हमारे शरीर में जब जाता है तो ये खून की नसों में चले जाता है और खून की नसों से पूरे सर्कुलेशन में, ब्रेन में, हार्ट में, सब जगह कहीं भी जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जब ये जाता है तो इसमें जो सर्कुलेशन है उसको स्लो कर देता है। तो जब सर्कुलेशन स्लो होगा तो फिर उसमें ये है कि ब्लड का फ्लो कम होगा और जिस जगह पे खून नॉर्मली जाना चाहिए वो उतना नहीं जा पाएगा, तो वहां पे वो डैमेज क्रिएट करता है। तो जैसे अभी रिसेंटली मतलब कई जगह पे हमने ये पाया, जैसे वेसल्स के अंदर देखा कि आइडेंटिफाई किया कि बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक मिला। तो जैसे अगर हम ब्रेन की स्पेसिफिकली बात करें तो ब्लड तो सारा जो है वो ब्रेन में हार्ट से होते हुए, गर्दन से होते हुए जाएगा। तो जब वो वहां पे नहीं पहुंच रहा ब्लड, तो वो एरिया पर्टिकुलरली डैमेज हो रहा है। तो रिसेंटली हमने देखा कि काफी सारे जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, तो उनमें इस तरह की चीजों को अब हम इसको एट्रीब्यूट करने लगे। हम देख रहे हैं कि ये पाया गया। गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली प्लास्टिक को तो बैन कर ही दिया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है अगर हम उसको कम से कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखिए जितने भी हम, जैसे मेनली अभी अगर हम खाने पीने की चीजें देखें, तो अगर उसमें हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे तो वो एक अच्छी बात है। बाकी इसमें जो है फिल्ट्रेशन का बहुत रोल है। और अगर हम देखें हमारी जो पुरानी जो सभ्यता है उसके अंदर हम जैसे ग्लास का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम पहले घड़े का उपयोग करते थे जिसमें कि मतलब मिट्टी थी। तो प्लास्टिक का कम से कम अगर हम उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आमतौर पर जब बच्चे स्कूल जाने से पहले या फिर पढ़ाई के दौरान पेट दर्द की शिकायत करते हैं तो पेरेंट्स उसे बहाना समझ लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो या फिर बच्चा किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा हो। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे के पेट दर्द को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इसके सभी पहलुओं को जाना और समझा जाए और इस पर सावधानी वाला हॉर्न भी बजाया जाए। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करने का मन हो तो इनके बहाने भी लाजवाब। इधर उधर की बातें बनाकर और अपनी मासूम दलीलें देकर किताबें बंद कर देते हैं। पढ़ाई के मामले में बच्चों पर जोर जबरदस्ती ठीक भी नहीं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब स्कूल जाने से पहले बच्चा पेट दर्द की शिकायत करता है और इसे भी ज्यादातर पेरेंट्स बहानेबाजी समझते हैं। उनको लगता है कि स्कूल जाने का मन नहीं, इसलिए पेट दर्द का बहाना बनाया जा रहा है। इसलिए डांट डपट के बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है या उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया जाता। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों के पेट दर्द की शिकायत को इग्नोर करना ठीक नहीं, क्योंकि ये कई बार गंभीर मामला हो सकता है। क्योंकि ये समस्या बच्चों की सेहत से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बच्चों में पेट दर्द की समस्या होती क्यों है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी वजह पेट में इन्फेक्शन, कब्ज, अपच, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पेट में गैस बनने से भी दर्द हो सकता है। समस्या ये है कि पेरेंट्स आमतौर पर इसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पेट दर्द यानी बच्चा बहाने बना रहा है, लिहाजा ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चे की मुश्किल बढ़ती जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बगैर किसी शारीरिक समस्या के भी बच्चों को पेट दर्द हो सकता है। याद रखिए कि बच्चा हर बार झूठ नहीं बोलता। किसी चीज का डर, स्ट्रेस और दुख भी पेट दर्द के कारण होते हैं। कई बार स्कूल में सीनियर्स के डराने धमकाने से भी बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है। घर से अलग रहने या घर बदलने की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। यहाँ तक कि अटेंशन या केयर कम मिलने से भी पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। असल में जब बच्चा किसी तकलीफ में होता है लेकिन अपनी तकलीफ बता नहीं पाता, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म पेट दर्द के रूप में रिएक्ट करता है। यानी बच्चा अगर स्कूल जाने या शाम में खेलने से पहले पेट दर्द की शिकायत करता है तो मुमकिन है कि बच्चे को वहाँ कोई परेशानी हो, कोई ऐसी परेशानी जिसे वो बता नहीं पा रहा। इसलिए जब बच्चा पेट दर्द की शिकायत करे तो बच्चे को डांटे नहीं, न ही स्कूल जाने का दबाव बनाए।
बल्कि बच्चे से उसकी परेशानी जानने की कोशिश करें और उसे भरोसा दें कि आप उसके साथ हैं। इसके अलावा बच्चे की परेशानी पर नजर रखनी होगी। अगर बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा, उसे बेचैनी या घबराहट हो, बार बार पेट पर हाथ मल रहा हो या हाथ पैर मोड़ कर बैठ रहा हो, तो समझ लीजिए कि बच्चे को पेट में दर्द है या उसे पेट में कोई परेशानी है। होने को उसे पेट में मरोड़ या गैस की समस्या हो सकती है, जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन समस्या इससे बड़ी भी हो सकती है। इसलिए बच्चे का जल्द से जल्द चेकअप जरूरी है। बिना जांचे परखे घरेलू नुस्खे या दवा आजमाने से बच्चे की समस्या बढ़ सकती है। अगर बच्चे का शरीर पीला पड़ जाए, बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, बार बार उल्टी हो या टॉयलेट करने में परेशानी हो, तो समझ लें कि मामला गंभीर है और उसके इलाज में बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के पेट दर्द की समस्या को बिल्कुल इग्नोर ना करें और दूसरे भी इसे लेकर सतर्क रहें। इसलिए सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिमागी तौर पर कोई समस्या कैसे बच्चे को प्रभावित करती है और उसको क्यों पेट दर्द होता है, इसे हमने समझा मनोवैज्ञानिक आरुषि दीवान से। बच्चे स्कूल जाने से पहले पेट दर्द, सिर दर्द का बहाना क्यों देते हैं? एज पेरेंट्स हमें लगता है कि वो सिर्फ स्कूल ना जाने के लिए एक्सक्यूज दे रहे हैं, बट इसके पीछे काफी साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। पहला रीजन हो सकता है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी होती है जब बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर, घर जाने से दूर के लिए डरे, उसको घबराहट, बेचैनी हो घर से बाहर जाने में, पेरेंट्स का साथ छोड़ने में। अनदर रीजन कैन बी कि बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है अपने क्लासमेट से या किसी टीचर से। कोई टीचर उसको किसी बात के लिए कॉन्स्टेंटली डांट रही है या मार रही है जो वो घर आके शेयर नहीं कर पा रहा है। तो एक बच्चा अगर स्कूल ना जाने के लिए ये बहाने दे रहा है, एज पेरेंट्स बहुत जरूरी है कि हम बच्चे से खुल के बात करें, हम उसको एक कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करें कि वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स हमारे से शेयर कर पाए। स्कूल में होती हुई हर अच्छी और बुरी चीज वो खुल के हमारे से डिस्कस कर पाए। और अगर आपको लगे कि आप अपने बच्चे के साथ वो इमोशनल रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं कि वो आपसे खुल के सारी बातें करे, तो आपको उसको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि हम बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसको समझ पाएं, बच्चे की अनकॉन्शियस नीड्स, उसके मन में चलती हुई कॉन्फ्लिक्ट्स और फियर्स को अंडरस्टैंड करके बच्चे की मदद कर। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। दुश्मनों से देश की हिफाजत के लिए वॉरशिप महेंद्रगिरी आज समंदर में उतर गया। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में उनकी पत्नी ने इस युद्धपोत को लॉन्च किया। ये जंगी जहाज अपनी बनावट से लेकर क्षमता तक कई खासियतों से लैस है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये 75% स्वदेशी है और दुश्मनों की नजर में आए बिना उस पर हमला करने में सक्षम है। ये है भारत की प्रगति की नई तस्वीर, युद्धपोत महेंद्रगिरी, जो नौसेना की नई ताकत है और दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार। कई खूबियों से लैस इस वॉरशिप को पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ समंदर में उतार दिया गया, जिसका स्वागत अरब सागर ने बाहें पसार कर किया और उत्साह ऐसा कि वहां मौजूद सैकड़ों लोग हाथ हिलाकर खुशी से झूमते नजर आए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, कामयाबी की एक नई उड़ान भरने की। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए युद्धपोतों में आईएनएस महेंद्रगिरी 7वां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। मतलब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया ऐसा युद्धपोत है जो समंदर में दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम है। दरअसल स्टेल्थ फ्रिगेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रिगेट को रडार, सोनार और इंफ्रारेड मेथड से बचाया जा सके। इसके लिए युद्धपोत के डिजाइन या उनके आवरण पर ऐसी कोटिंग की जाती है जिससे वे रडार से आने वाली तरंगों को सोख लेते हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट का समुद्र में दुश्मन द्वारा पता लगा पाना कठिन होता है, लिहाजा ये दुश्मनों पर छुपकर हमला करने में सक्षम होती है। A-17 प्रोजेक्ट के तहत बने महेंद्रगिरी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये
आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। इसमें जितनी भी मिसाइलें हैं या जितने भी हथियार हैं वो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाए गए हैं। इस युद्धपोत की सबसे खास बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दुश्मन आपको ढूंढना चाहे तो वो आसानी से नहीं ढूंढ सकता। वहीं इस पूरे युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल हैं, बाकी मिसाइल्स हैं जो झटके में ही दुश्मनों को निस्तनाबूद कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ताकत जो है अब समुद्री सीमा पे भारत की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे आधुनिक हथियार जो हैं वो भारत में बनाए गए हैं और भारत में बनाए जाने के बाद इसमें जो राडार है वो भी महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। ऐसे में अब भारत की शक्ति 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और भारत की रक्षा के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरीके से तैयार है। खास तकनीक से लैस ये वॉरशिप बेहद विशाल और ताकतवर है। एक बार समंदर में उतरने के बाद ये 10,200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। गर्व करने वाली बात ये भी है कि ये वॉरशिप 75% स्वदेशी है। इसका जो स्टील है वो देश में ही बना है, 249 अल्फा एंड राव स्टील। पहले हम स्टील बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो इसमें जितने वेपन्स हैं और कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो सब अभी देश में बन रहा है। मतलब भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, BHEL, फिर L&T, महिंद्रा डिफेंस और कम से कम 200 से ऊपर MSMEs, ये इन सब का कंट्रीब्यूशन है इस जहाज में। तो दैट इज हाउ ये 75% इंडिजिनाइजेशन हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमारा कोशिश है कि 100% पहुंचे। ओडिशा के पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत की खासियत की बात करें तो इसे 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। साथ ही एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसे 32 बराक 8 मिसाइल दागने की क्षमता से लैस किया गया है। इस युद्धपोत में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, यानी यहां से 72 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 76 मिलीमीटर की ओटो मेलारा नौसैनिक गन लगी है। दूसरी तरफ 2 AK-630M CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, बोट्स या मिसाइल पर ऑटोमेटिकली हमला करने में सक्षम है। इस जंगी जहाज पर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सीकिंग MK हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए बंद हैंगर भी है। मतलब अब नौसेना की ये नई ताकत दुश्मनों की नींद उड़ाने और देश की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार करके आगे बढ़ पाते हैं। दक्षिण कश्मीर के इमाद नजीर की कहानी कुछ ऐसी ही है। 10 साल के इमाद का सपना है कि क्रिकेट की दुनिया में उनका बड़ा नाम हो, लेकिन वो दोनों हाथों से लाचार है। बावजूद इसके वो अपने इस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं और इसमें उनका परिवार उनका पूरा साथ दे रहा है। कुछ लोग अपनी राह खुद बनाते हैं। ये 10 साल का इमाद नजीर भी उन्हीं में से है, जिसे कुदरत की मार मिली और आर्थिक तंगहाली भी, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जो मिला उसे अपनाकर भी नई राह बनाने की ठानी। नजीर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में तुलीनावपुरा गांव का रहने वाला है। दोनों हाथों से लाचार है। माँ बचपन में ही गुजर गई, पिता और नानी ने ही मिलकर परवरिश की। आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आंखों में खूब सारे सपने हैं। सपने धोनी जैसा क्रिकेटर बनने की और भारत के लिए खेलने की। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत शौक है और डिसेबिलिटी, और मैं खेल का हिला मेरे हाल नहीं माने। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे DC साहब और SSC साहब ने मदद की। मैं आगे भी चाहता हूँ ऐसे मदद करे, मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ। सपने पिता की आंखों में भी है कि बेटे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं। बचपन से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने इमाद को कभी बोझ नहीं समझा और उसे हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहे। यही वजह रही कि तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भी इमाद रोज क्रिकेट के मैदान पहुंचता है। हौसला और बढ़ा जब इलाके के DC और SSP ने इमाद की खेल भावना की सराहना की, उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया। जब से आप लोग यहाँ पे आए पहली बार और आपने एक वीडियो वायरल कर दिया फिर सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू
जो आपने ये वीडियो उठाया था वो वायरल हुआ और उसके ज़रिए फिर डीसी साहब या एसएसपी साहब ने वो वीडियो देख के इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हम उसके लिए डीसी साहब और एसएसपी कुलगाम को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम डीसी साहब और एसएसपी साहब या जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वो खड़ा किया जाए। पिता को उम्मीद है कि जिस तरह उनके बेटे ने अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखा है, वो एक दिन क्रिकेट के मैदान में जरूर नाम रोशन करेगा। उनके मुताबिक उनका बच्चा जम्मू कश्मीर और भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर मुंबई में सख्ती शुरू हो गई है और इसके लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मुंबई पुलिस और बीएमसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इस सख्ती की जरूरत ही ना पड़े अगर लोग खुद सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों को लेकर जागरूक और जिम्मेदार बने। पॉलीथिन में हरी सब्जियां या दूसरी जरूरी चीजें घर लाते समय क्या आपने सोचा है कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज भी घर ला रहे हैं? आमतौर पर लोग इस पर विचार नहीं करते। लोग नहीं सोचते कि हमारी सहूलियत के लिए बाजार में उपलब्ध सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए ही खतरनाक है। लेकिन आंकड़े डराते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल होता है, जिसका केवल 30% ही रिसाइकल किया जाता है। IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल प्लास्टिक कचरे का 38% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से आता है। देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि ये आंकड़े क्यों डराते हैं। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक न तो डिकम्पोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। लिहाजा देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। मुंबई में भी एक बार फिर से प्रशासन हरकत में आया है। बीएमसी, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल ने मिलकर एक टीम बनाई है जो शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नजर रखेगी। मुंबई शहर में 235 मीट्रिक टन डेली प्लास्टिक यूज होता है करीबन। उसमें से ये सिंगल यूज वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से एक 100 टन के करीब आज मिसकलेक्ट हो रहा है। बाकी 135 टन ऑलमोस्ट जो डंप में जा रहा है, तो ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही ढंग से उसको जमा कर सकेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, बट वो नहीं हो रहा है। इसलिए सिंगल यूज का प्लास्टिक को बैन किया है। इस पर लगाम लगाने के लिए लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। पहली बार 5,000 रुपए का और दोबारा ऐसा करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक। इस मुहिम के बाद मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे बीएमसी हो, मुंबई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो और मुंबई पुलिस हो, वो जाकर रेड कर रही हैं। वहीं कुछ मार्केट ऐसे भी हैं जहां पर अभी प्लास्टिक बैग पूरी तरीके से बंद नहीं किए गए हैं। इस सख्ती की अपनी वजह है। दरअसल सरकार को आम लोगों का साथ नहीं मिल पाता। प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये जानते हुए भी हम इसके इस्तेमाल पर अपने हाथों को रोकते नहीं। विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अपनाते नहीं। अभी अभियान शुरू किया है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभाती है, बट बहुत बार लोगों को लगता है कि जबरदस्ती हो रही है, अल्टरनेटिव नहीं। इसके लिए अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप अपना खुद जो है, अगर आप सब्जी होटल में से ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर उस टाइप से आप घर से डब्बा लेके जाओ, या जो अभी स्विगी जोमेटो वाले वो जो वहाँ से कंटेनर में, तो वो कंटेनर जो रियूजेबल है उस टाइप से यूज़ करो। कीमत ज़्यादा जाएगी, उसको चाहिए तो वापस ले लो उसको। लिहाजा सरकार की कोशिशें हर बार नाकाफी साबित होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और अपना योगदान देकर सरकार की कोशिशों को सफल बनाएं। पारस दामा, मुंबई,
गुड न्यूज टुडे। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है और ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा मिशन सोलर की भी है। मिशन सोलर की लॉन्चिंग से पहले इसरो की एक टीम आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंची, जहां उसने तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ समेत कुछ और वैज्ञानिक मौजूद रहे। वहीं सभी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर भगवान का शुक्रिया भी अदा किया। अब भारत का पहला मिशन सोलर आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शनिवार सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा। इसरो के मुताबिक इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गयी। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी गईं। शनिवार को भी इसके लिए रिहर्सल होगी। इस बीच नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस के कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इन्हें इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए कुछ टिप्स दिए। दिल्ली पुलिस के इस बैच में 181 कमांडो हैं, जिसमें से 178 पुरुष और 3 महिला कमांडो शामिल हैं। ये सभी तरह के हथियारों को चलाने में ट्रेंड हैं। G20 के दौरान सिक्योरिटी में इनकी भूमिका भी अहम होगी। झारखंड के धनबाद में एक रिटायरमेंट सुर्खियों में आ गई। दरअसल इंद्रदेव पासवान नाम के शख्स को घोड़े पर बिठाया गया। इतना ही नहीं, उन्हें दूल्हे जैसे कपड़े भी पहनाए गए। इंद्रदेव पासवान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में पंप ऑपरेटर के पद से रिटायर हुए, लेकिन रिटायर होने से पहले वो आखिरी दिन दूल्हे के गेटअप में घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान उनके बाराती बने रिश्तेदार और दोस्त वहीं इस मौके पर इंद्रदेव के साथियों ने इनका जोरदार स्वागत किया। इंद्रदेव का कहना है कि इस दिन को खास बनाने के लिए सभी साथियों ने सहयोग किया था। उनके मुताबिक अमूमन रिटायर होने पर लोग दुखी हो जाते हैं, मगर उन्होंने सोचा कि क्यों न इस दिन को खास बनाया जाए। उत्तराखंड के नैनीताल में बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक संस्थान की ओर से शानदार पहल की गई। वहां चलते फिरते लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है ताकि पहाड़ी इलाकों में बच्चों तक किताबें पहुंच सके। अमूमन दूर दराज के हिस्सों में परिवारों को किताबों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन घोड़े पर लदी ये लाइब्रेरी पहाड़ी इलाकों में आसानी से बच्चों तक किताबें उपलब्ध करवा रही है। खबर है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज में छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया। वहां अब कोई भी फटे या भद्दे कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं आ सकेगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया। इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को एक शपथ पत्र भी देना होगा। इस शपथ पत्र को छात्रों की ओर से एडमिशन लेते वक्त हस्ताक्षर करके जमा करवाना जरूरी है। प्रबंधन ने इस फैसले को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण बनाए रखने के मकसद से जरूरी बताया। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा चुनाव से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के ताजा कदम से एक देश एक चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटी देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ एक्सपर्ट्स और आम लोगों की सलाह मशवरा लेंगी। सरकार ने यह कमेटी ऐसे समय में बनाई है जब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक देश एक चुनाव की वकालत करते रहे हैं। पिछले महीने राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी उन्होंने एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था। 1947 में आजादी के बाद 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए एक साथ ही चुनाव हुआ करते थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनावों के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होती रही हैं, जिस कारण देश में एक साथ चुनाव कराने का क्रम टूट गया। हालांकि 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे तत्कालीन सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया। बीजेपी ने भी 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही थी। एक देश एक चुनाव के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने के समर्थन में एक तर्क ये भी है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। इस मुद्दे पर आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग एक साथ वोट डालेंगे, यानी कि सांसद और विधायक एक साथ चुनेंगे, तो क्या लगता है ठीक है ये आइडिया? उसमें कि जिसकी लहर रहेगी उसका एक तरफा चलता जाएगा, एक ही पार्टी की सरकार हर जगह बनेगी, क्योंकि लहर एक जगह की रहेगी, उसमें एक बेनिफिट होगा। दूसरे आर्थिक बेनिफिट ये होगा कि एक भी चुनाव में खर्चे कम होंगे। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और गवर्नमेंट की अगर इकोनॉमी में देखा जाए, एक बार में अगर चुनाव हो जाए तो उससे कुछ बेटर है नहीं। लेकिन जो टेक्निकली अगर और भी देखा जाए तो जैसे विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, और कई बार जो हमने देखा है अभी की मारिया जैसे एमपी की सरकार बीच में चेंज हो गई, फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, या कहीं की माड़ी इलेक्शन तो हुए लेकिन किसी की मेजोरिटी नहीं आती, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन तो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 6 महीने ज्यादा लगा नहीं सकते, फिर वहीं से की वहीं चीजें हो जाएंगी। एक साथ एक देश एक चुनाव, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इसको लेकर स्पेशल सेशन है वो भी बुलाया गया, आप क्या मानते हैं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये चीज देखिए जायज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो अभी मान लीजिए अभी रिसेंट अगर हम कह सकते हैं कि कोलकाता में चुनाव हुआ है, फिर उसके बाद नीचे साउथ साइड में चुनाव हुआ है, अब कल को फिर अगले साल इन्होंने फिर से चुनाव करने, तो हर शहर में अलग अलग, कभी किसी स्टेट में चुनाव, कभी किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो उसके रिकॉर्डिंग भी एक तो जो हमारी सिक्योरिटी वगैरह है, हमारा पैसा भी बचेगा, सरकार का भी पैसा बचेगा। बिल्कुल होना चाहिए एक साथ चुनाव, उसका एक बेनिफिट है, जैसे 5 साल बाद कोई चुनाव होता है, जितने टाइम बाद भी होता है, तो एक जगह मान लो जो मेन पीएम के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसके बाद जो एक पीएम सिलेक्ट हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया का, और कहीं पे कोई सीएम किसी स्टेट का सीएम पे हो रहा है चुनाव, तो वो अलग टाइम पे होगा। अगर ये एक साथ हो जाएगा, मान लो कोई बिल पास करना है पीएम ने, तो वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम पर होगा। नहीं तो कुछ लोग किसी साइड में ये बोल देते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है तो अभी ये बिल पास नहीं कर सकते, तो एक तरीके से बेनिफिट ही है। सोशल अड्डा में अगला मुद्दा दिल्ली में G20 मीटिंग की तैयारियों के लिए दिल्ली कैंट में हनुमान चौक पर लगाए गए फाउंटेन से जुड़ा हुआ है, जिस पर काफी विवाद हो रहा है। विवाद की वजह यह है कि ये फाउंटेन शिवलिंग के आकार में बने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ये घमासान तब हो रहा है जब दिल्ली को सुंदर बनाने का क्रेडिट दोनों ही पार्टियां ले रही हैं। हमारे सहयोगी राहुल गौतम की रिपोर्ट देखिए। G20 समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली का कंप्लीट मेकओवर किया जा रहा है। दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन की एक्सरसाइज चल रही है, जगह जगह पर नए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, रंग रोगन किया जा रहा है, और कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि जो भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है उसका एक झलक दिखाई जाए। जो तमाम जो लोग G20 में समिट में शामिल होने वाले हैं, और इसी को लेकर अब दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। दरअसल इस तरीके के कुछ फव्वारे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये शिवलिंग की तरह दिखते हैं, और इसी को लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई तेज हो चली है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने इन फुहारों को लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। लेकिन इसके जवाब में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद भी है राज्यसभा से, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें 27 अगस्त को जब दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, जो उन्होंने दौरा किया था, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ये तस्वीर डाली गई है। उनका कहना है कि पहले बीजेपी इस तरीके का काम करती है, हिंदू धर्म का अपमान करती है, वाहवाही लूटती है, और अब वो हम पर आरोप लगा रही है। उनका साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए 12 शिवलिंग के रूप में ये फव्वारे यहाँ लगाए गए हैं। हनुमान चौक है ये दिल्ली कैंट के पास में, और ये तमाम वो रोड्स हैं जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा जब G20 समिट दिल्ली में चल रहा होगा। इसके ठीक उलट सड़क पर आप देख सकते हैं 6 और इसी तरीके के शिवलिंग नुमा फुहारे लगाए गए हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि पहले बीजेपी के जो नेता हैं वो वाहवाही लूटते हैं। बीजेपी इस पूरी सौंदर्यीकरण का प्रोसेस का क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन अब जब उनकी पोल खुल गई है तो वो हम पर आरोप मढ़ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि बीजेपी को इस पूरे कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में अमित बदवार के साथ मैं राहुल गौतम। दिल्ली में शिवलिंग आकार वाले इन फाउंटेन्स का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी गरमाया हुआ है। हमने इसी मुद्दे पर दिल्ली के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये फाउंटेन G20 के मद्देनजर लगाए गए हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए,
फाउंटेन लगा, तस्वीरें देखी आपने? हाँ देखिए, न्यूज चैनल पे आजकल इसी का ही चर्चा है, आप भी देखते होगे, सब देखते हैं। जो धोलाकुआ में जो फाउंटेन जो लगाए गए हैं, देखो हम हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर जी की पूजा करते हैं, दूर दूर से कावड़ लेगाते हैं और इतनी पूजा करते हैं। और उसके बाद ये जो इन्होंने शिवलिंग की एक जो शेप दी है, बनावट दी है, सरकार केजरीवाल की है दिल्ली में, और ये जो संजय सिंह है, ये सारा इसका ही करा धरा चिट्ठा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो शिवलिंग की लगाई है, कल को ये फाउंटेन बना दिए अपने राजनीति के चक्कर में, इसने केजरीवाल की पार्टी ने, ये 2 साल 3 साल 4 साल ये फुहारे चलेंगे, कल को ये खराब हो जाएंगे। इन पे कुत्ते चढ़ चढ़ के बाथरूम करेंगे, ऊपर से चिड़िया कौवे बीट करेंगे, ये हमारे धर्म के प्रति है ना बहुत गलत है। आपने जब इसको पहली बार देखा तो आपके दिमाग में क्या ख्याल है? हमारा यही है कि हम हिंदू हैं और हिंदू के धर्म में बहुत बड़ी शिव की आस्था है, तो इसको सड़कों के किनारे ना लगाया जाए, क्योंकि शिव तो पूजनीय है, सृष्टि के रचयिता हैं और वो भगवान है। भगवान को राजनीति में ना लेके आए भगवान को ना, ये तो बहुत ठीक नहीं है। अब तो इस पे राजनीति होने लगी है, नेता एक दूसरे को लेकर बयान देने लगे हैं। देखिए, शेप तो बिल्कुल शिवलिंग जैसी है। अब मेरा मानना ये है कि धर्म चाहे किसी का भी हो, उसका डिसरिगार्ड, अनादर नहीं होना चाहिए। अगर वो किया जा रहा है तो बड़े साफ तरीके से पता लग जाएगा किसने लोन सैंक्शन, किसने पास किया है इसको, प्रोजेक्ट को, कौन पेमेंट कर रहा है, तो पता लग जाएगा आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है। अब जो भी है, इसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसे शेप निकाली जाए जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। देखने में उसका शेप शिवलिंग जैसा ही नजर आता है। जब आपने उसे पहली बार देखा तो आपको क्या नजर आया कि क्या ये शिवलिंग है या फाउंटेन जैसा ही नजर आया? देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले एक बार में तो नजर में नहीं लग पता चलता, क्योंकि वो जैसे उसमें से निकल रहा है फाउंटेन, तो लगता है जैसे फाउंटेन ही है। बट अगर गौर से आप देखें तो लाइक इससे सॉर्ट ऑफ शेप जो है वो शिवलिंग की जैसी है। तो मेरे ख्याल से जैसे जिसने भी बनाया उसका आइडिया तो बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी के भी, चाहे आप शिवलिंग के हिसाब से बना रहे हैं तो वैसे ही गलत है, और एज ए फाउंटेन भी लेने तो फाउंटेन ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा। आप ब्लैक लगा बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो इट शुड बी समथिंग लाइक कलरफुल होना चाहिए। लाइक कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी समथिंग लाइक जैसे शेर है हमारा, अपना चिन्ह है हमारे लिए, अशोक चक्र के अंदर भी दिया जाता है, तो आई थिंक शेर वगैरह जैसे बना सकते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। मेरा तो यही मानना है। और दूसरा मॉडिफाई किया जाना चाहिए, शेप को मॉडिफाई कर दिया जाए ताकि इस कंट्रोवर्सी पे बैन लग जाए। अभी इस पर राजनीति तेज है, राजनीति का बाजार गर्म है। वहीं अब G20 शिखर सम्मेलन की जो तारीख है वो भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, और इसी कड़ी में दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम तो तेजी से हो रहा है। इस बीच फाउंटेन ने विवादों को घेर लिया है अपने चारों तरफ। अब देखना होगा आगे इस फाउंटेन पर क्या कुछ होता है। विजय राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। देश के 150 से ज्यादा शहरों में PME बस सेवा स्कीम की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अगले 5-6 महीनों में PME बस सेवा योजना शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत देश के 169 शहरों में 10,000 AC इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। PME बस सेवा योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाई जाएगी। करीब 57,613 करोड़ की इस योजना में केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए की मदद करेगी, जबकि बाकी राशि राज्य सरकारें देगी। इस योजना के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों से 30 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इन AC इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का अनुभव मेट्रो ट्रेन जैसा ही होगा, और इन बसों में यात्रियों के किराए के लिए ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम होगा। इन बसों को 3 लाख से 40 लाख आबादी वाले ऐसे शहरों में चलाया जाएगा जहां पर बस सेवा का सिस्टम नहीं है। जानकारी के मुताबिक PME बस योजना साल 2037 तक जारी रहेगी। न्यूज पथ में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।